नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपमाला IFPS द्वारा प्रायोजित निरंतर प्रतिदिन अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार फोरम का 513वें दिवस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम आज शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, स्पेशली हमारे गुरुजी डॉक्टर M.K. सानी सर जी को, और भी हमारे गुरुजी यहाँ पर हैं। सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले हम लोग 1 मिनट का साइलेंट प्रेयर करेंगे। ओके, आज की हमारी गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर विनीता रॉय। मैं इनका छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। डॉक्टर विनीता रॉय ने BHMS गाजीपुर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से किया है और ये एज ए मेडिकल ऑफिसर RB सिंह गया होम्योपैथिक कॉलेज और होम्योपैथिक हॉस्पिटल महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया बोधगया की जो अंडर में है उसमें एज ए मेडिकल ऑफिसर काम कर चुकी हैं। अभी ये वर्तमान में आयुष मिनिस्टर के अंतर्गत में मेडिकल ऑफिसर हैं ओमो धनबाद में। इनका आज का विषय है ओफीडा समूह के होम्योपैथिक औषधि सर्प औषधि। सो डॉक्टर विनीता राय, आपका IFPS मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू डॉक्टर। डॉक्टर विनीता राय के शुरू करने के पहले मैं आप सबों को आज के शिक्षक दिवस पर हार्दिक बधाई देता हूं और आशीर्वाद देता हूं, और उन सभी शिक्षकों को जिनसे मैं सीखा हूं, और उन सभी छात्रों को जो हमारे साथ में समय बिताया है, मैं उन सभी को मैं आज के दिन में शुभकामना देता हूं और उम्मीद है कि हम लोग यह पढ़ने का कार्यक्रम हमेशा चलता रहेगा। तो इसके साथ इस मीटिंग की शुरुआत की जाती है और मैं डॉक्टर विनीता से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया आप शुरू कीजिए। डॉक्टर विनीता, now you can start. Okay, thank you. First of all, good evening to all of you and happy Teachers' Day to my teachers, all of you, all respected teachers. And let's start with a thanks to Dr. Handyman, who has given us a beautiful science which helps the society by treating diseases. We can say not just diseases, we actually treat the man in disease. That's the specialty of our homeopathy. तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि बाकी सारी मेडिकल साइंसेस जो है हमारी एलोपैथी आयुर्वेदा, उससे कैसे ये अलग है हमारी होम्योपैथी। ये एक्चुअली काम करती है सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर पे, मतलब लाइक क्योर्स लाइक। तो इन सब चीजों से तो जो होम्योपैथी की बेसिक थीम्स हैं उनसे तो सभी लोग वाकिफ होंगे पहले से ही। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे अपना ओफीडिया ग्रुप, मतलब स्नेक्स रेमेडीज। इसमें जैसे कि हम लोग जानते हैं हमारी होम्योपैथिक दवाइयाँ जो है अलग अलग सोर्सेस से बनी हुई हैं, जिनमें प्लांट रेमेडीज होती हैं, एनिमल रेमेडीज होती हैं, और मिनरल्स हैं, मिनरल्स में नेट्रम्स वगैरह आती हैं। तो आज का हमारा सिर्फ टॉपिक है ओफीडिया ग्रुप। ओफीडिया ग्रुप में स्नेक रेमेडीज आती हैं, जिसमें एग्जाम्पल्स तो है ही, लैक्सिस, नाजा, क्रोटेलस, सेंचुरीज, बहुत सारी दवाइयां हैं। ये सब स्नेक्स के किसी भी पॉइजन से, बॉडी पार्ट से बने हुए हैं, और इनका अलग एक कैरेक्टरिस्टिक इंडिकेशंस है जहां हमें प्रोवाइड करना होता है अपनी ओफीडिया ग्रुप की मेडिसिन। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। स्नेक्स तो है वो आप पीपीटी, अगर पीपीटी हो तो आप शेयर कर सकती हैं जी। जी सर, आपका पीपीटी है तो आप शेयर कर सकती हैं जी। नो, अभी मैं पीपीटी शेयर नहीं कर रही हूँ सर, बस एक मेरी आवाज तो क्लियर है ना उधर? यस यस। ओके। स्नेक्स का मतलब नाम से ही जो उसका प्रेजेंस है हमारे हार्ट को, ये हार्ट बीट बढ़ा देता है, एक्चुअली ऐसा है इसका। क्योंकि और इसके साथ साथ इसकी बहुत सारी मेरिट्स भी कह सकते हैं, जिसकी वजह से एक तो ये ऐसी जीव है, ऐसा प्राणी है कि सबसे पहले हमें डर आता है, मन में फीलिंग डर की आती है। मोस्ट हेटेड भी इसको कहते हैं, मोस्ट हेटेड एनिमल क्रिएचर ऑन अर्थ कह सकते हैं। फियरफुल रेमेडीज ये खुद भी हैं। तो इनकी दोनों है, एक तो इनके पॉइजन्स हमारी होम्योपैथिक रेमेडीज में इसलिए रखा गया है क्योंकि इनकी बेनिफिट्स भी। तो हम कह सकते हैं ये सिंबल ऑफ बोथ गुड एंड एविल, दोनों, ठीक है।
तो इनके अंदर जो अच्छाई है उसकी वजह से ये क्योर करती हैं, और जो इनके अंदर इविल चीजें प्रेजेंट है, मतलब जो नेगेटिव चीज प्रेजेंट है जिसकी वजह से मेलेडीज भी क्रिएट होती है। मतलब वही चीज हो गई कि सेम उनके पॉइजन हमें डिजीजेस दे सकती हैं, मेलेडीज किसी भी तरह का डिसऑर्डर क्रिएट कर सकती हैं, तो उन्हीं के पॉइजन हमें उन्हीं डिजीजेस को ट्रीट करने में यूज किया जा सकता है, उपयोगी हो सकता है। तो जानते हैं हम लोग स्नेक्स के बारे में, पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कि लगभग अभी तक 2700 स्पेसीज ऑफ स्नेक्स पाए जाते हैं, जैसा कि नोन है अभी साइंस में। और स्नेक्स में बहुत सारी जो स्नेक्स हैं अलग अलग कंट्रीज में उसके अलग अलग तरह से यूज किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं चाइना का। चाइना के लोग टीबी की ट्रीटमेंट के लिए स्नेक्स को खा भी जाते हैं। इवन पीपल फ्रॉम चाइना कंज्यूम स्नेक्स टू ट्रीट टीबी। यूएसए में देखें तो यूएसए का एक एग्जांपल आता है कि रेटल स्नेक जो है उसकी ऑयल, उसको लोग रेमेडी के तौर पर यूज करते हैं। रोमन्स में देखें तो रोमन्स हेयर के रीस्टोरिंग में, मतलब हेयर अगर कहीं से रिमूव हो जा रहे हैं तो उसको रीस्टोर करने में रोमन्स उसको यूज करते हैं स्नेक्स के ग्रीस को। तो स्नेक्स की बहुत सारी जो बेनिफिट्स हैं, यूजेस हैं, वो हमने भी बताया। लेकिन वही देखते हैं स्नेक वेनम्स। वेनम्स की बात करें मतलब उसके पॉइजन की, उसकी विष की बात करते हैं, तो इसका यूज हम लोग गैंग्रीन जैसी बीमारी को ठीक करने के लिए भी करते हैं। इवन मेनिंजाइटिस और कॉलेरा, इन सब को ट्रीट करने के लिए हमारे पास स्नेक के वेनम्स यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि कहाँ यूज होता है हमारा स्नेक के पॉइजन या वेनम्स। तो ड्राइड वेनम, वेनम्स को सुखा देने के बाद रसेल वाइपर का, रसेल वाइपर जो स्नेक है उसकी वेनम को यूज करते हैं हम लोग एज अ ब्लड कोगुलेट, ब्लड को कोगुलेट करने। तो देखते हैं हम लोग अब अलग अलग वेनम्स के यूज कहाँ कहाँ पे। तो 3 टाइप से स्नेक के वेनम्स यूज किए जा सकते हैं। पहला तो ये है कि उनका एक्शन बहुत अच्छा होता है हमारे नर्व्स के ऊपर। अच्छा कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एक्शन है उस पे। मतलब ये कि पैरालाइजिंग एक्शन है ऑन नर्व्स। अगर हम स्नेक वेनम को देखते हैं तो सबसे पहले वो हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है। इस पे अफेक्ट क्या करती है कि यहाँ पे पैरालिटिक सिम्टम्स आता है इसकी वजह से। दूसरा है कि टिश्यूज को डिसइंटीग्रेट कर सकती है। डिसइंटीग्रेट करना मतलब तो है ही कि वो तोड़ दे रहे हैं टिश्यूज को। और आगे देखें तो ब्लड सेल्स को डिकम्पोज करने में भी इनका रोल होता है स्नेक के वेनम्स का। अब इसकी वेनम्स की हम लोग अगर टॉक्सिकोलॉजी फाइंडिंग्स देखते हैं होम्योपैथी में, तो इफेक्ट्स को पढ़ना पड़ेगा पहले। स्नेक बाइट होने से क्या क्या इफेक्ट होता है किसी भी ह्यूमन बॉडी में। तो देखते हैं कि जैसा कि अभी हमने बताया कि ये या तो डायरेक्ट हमारे नर्व सेंटर्स को अफेक्ट कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि डायरेक्ट पॉइजनिंग का जो इफेक्ट है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे होता है। नर्व सेंटर्स, तो नर्व सेंटर्स में क्या आएंगे? सेंटर्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, फिर उसके बाद मेडुला ऑब्लोंगाटा जो है, जिनमें हमारा फंक्शनल इंटीग्रिटी होती है हमारे बॉडी के फंक्शंस की। मतलब ब्रेन का वो पार्ट है मेडुला जहाँ से हमारे फंक्शंस रेगुलेट किए जाते हैं। तो ये तो पहले सबसे पहले अफेक्ट कर सकती है हमारे स्पाइनल कॉर्ड के सेंटर्स को, नेक्स्ट मेडुला ऑब्लोंगाटा को। उसके बाद न्यूमोगैस्ट्रिक, जो कि काफी इंपॉर्टेंट नर्व है, न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व हमारा, जो हमारे कार्डियक फंक्शंस को रेगुलेट करता है और रेस्पिरेटरी फंक्शन को रेगुलेट करता है। तो सोचिए ये कितने इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं हमारी बॉडी के, जिसको हमारी स्नेक की वेनोम्स डिस्टर्ब कर सकती है। दूसरा है कि जब जैसे ही ये हमारा बॉडी फंक्शन में नर्व सेंटर्स को अफेक्ट करेगी, तो पहले इसका इफेक्ट क्या आएगा बॉडी पे, देखते हैं हम लोग। तो इससे पता चलता है कि रेस्पिरेटरी सेंटर्स और कार्डियक सेंटर्स को सबसे पहले अफेक्ट करती है। समटाइम्स ये कन्वर्जन्स भी क्रिएट करती हैं लोगों। और अगर स्नेक की जो वेनम है उसका इफेक्ट सबसे पहले नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है, तो सबसे पहला साइन जो आएगा हमारे बॉडी में वो कन्वर्जन्स के हो सकते हैं। एपिलेप्सी, जो कि सिमिलरिटी होता है उसका सिम्टम, उस टाइप का एक्शन आ सकता है। अगर पेशेंट इस चीज को कोप अप कर जाए, उसका मतलब फर्स्ट शॉक जो है हमारे नर्व सेंटर्स उससे बचे रह जाए, तो उसके बाद क्या हो सकता है कि हमारे टिश्यूज को अफेक्ट कर सकती है। तो
एक मिनट। अगर हम देखते हैं कि नर्व सेंटर्स पे सबसे पहला इफेक्ट होता है, तो ऐसे केस में पेशेंट को सबसे पहले एपिलेप्सी का सिम्टम आएगा। लेकिन इससे कोप करने के बाद डिसइंटीग्रिटी हमारे फंक्शंस की होती है, मतलब हमारी फिजियोलॉजी डिस्टर्ब होता है, या तो टिश्यू डैमेज हो सकता है, या फिर हमारा जो ब्लड का अपना रेगुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन फर्स्ट केस में जैसा कि हम बता रहे हैं कि सबसे पहले इसका इफेक्ट हमारे नर्वस सिस्टम पे होता है और इसकी वजह से इंस्टेंटेनियस डेथ हो सकता है। ठीक है, सब लोग समझ पा रहे हैं? मेरा हिंदी में ही टॉपिक था आज का, सब लोग आप क्लियर आगे है? आप आगे बढ़ते जाइए। ठीक है जी। अब हम क्लिनिकल कोरिलेशन पे आते हैं। अगर हमारे नर्वस सिस्टम पे इसका इफेक्ट होता है तो क्लिनिकली ये कैसे स्नेक रेमेडीज इससे रिलेटेड, तो हम कह सकते हैं कि चूंकि ये न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व को अफेक्ट कर रही है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर रही है, इसी की वजह से इनका जो रोल है हमारे हार्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम पे काफी ज्यादा है। रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स, लैरिंजियल कंप्लेंट्स वॉइस में, एपिलेप्सी में, या फिर सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट्स, मतलब ब्रेन से रिलेटेड जो भी अचानक से वाले शॉक्स हैं, उनमें यूजफुल होती हैं हमारी होम्योपैथिक रेमेडीज, जो कि स्नेक रेमेडीज ग्रुप से आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग हेमरेजिक नेचर। इसका हेमरेजिक नेचर है का मतलब है कि ब्लीडिंग टेंडेंसी होती है इनके अंदर, ऑरिफिसेस जितने भी हैं बॉडी के ऑरिफिसेस से अचानक से ऊजिंग आउट ऑफ ब्लड हो जाता है। जैसे कि देखते हैं कि स्नेक बाइट करने के बाद अचानक से क्या हो सकता है कि सबसे पहले अगर नर्वस सिस्टम अफेक्टेड है तो पेशेंट की अचानक से डेथ हो सकती है ड्यू टू कार्डियक फेलियर, या ड्यू टू नर्वस सिस्टम में रेस्पिरेटरी भी आ रहा है, रेस्पिरेशन अचानक से वो होगा, डिस्टर्ब होगा, तो सडनली डेथ हो सकती है अगर नर्वस सिस्टम पे सबसे पहले अफेक्ट होता है। लेकिन सेकंड बात करते हैं कि अगर वो बहुत लाइट है तो हमारे फिजियोलॉजी को डिस्टर्ब करेगी। तो फिजियोलॉजी को डिस्टर्ब कैसे करेगी? हेमरेजिक नेचर आएगा पहले, तो इसमें नेचर है ऐसा। इकाइमोसिस हो सकती है, मतलब रेड निशान बन सकता है जो धीरे धीरे ब्लूइश एंड देन पर्पलिश कन्वर्ट हो सकता है। ओजिंग होता रहता है वहां से, डार्क ब्लड का, स्नेक के जैसा, स्नेक के काटने पे डार्क ब्लड की ओजिंग होती है सारी ऑरिफिसेस से। फिर हिमोलिटिक चेंजेस आते हैं, हिमोलिटिक जॉन्डिस हो सकता है, किसी भी टाइप का फीवर आ सकता है अचानक से। फ्लश्ड फेसेस, मतलब कि फेस पे अचानक से फ्लश फील होना, एनोरेक्सिया हो सकता है, थर्स्ट हो सकता है, थर्स्ट मीन्स प्यास लग सकती है बहुत ज्यादा। ये सब हमारे फिजियोलॉजी के डिस्टर्बेंस हैं। तो इनको हम क्लिनिकली कैसे रिलेट करते हैं, कोरिलेट करते हैं अपने स्नेक रेमेडी से, कि क्लिनिकल टर्म्स जो दे सकते हैं। तो हमारी जितनी भी मेडिसिन है स्नेक रेमेडी से, ओपीडिया ग्रुप से, उन सब का यूज ऑल टाइप्स ऑफ फीवर में काफी अच्छा है, क्योंकि ये अपनी हेमरेजिक टेंडेंसी है इनके अंदर, तो सारे तरह के फीवर में भी यूज किए जा सकते हैं। प्लस ब्लड डिसऑर्डर्स, जितने भी ब्लड डिसऑर्डर्स हैं, हीमोलिटिक जॉन्डिस है उसको भी ट्रीट करती हैं हमारी स्नेक रेमेडीज। थ्रोम्बो थ्रोम्बो एम्बोलिक एपिसोड्स, जो जिस भी तरह की थ्रोम्बोसिस होती है, उन सब में भी हमारी स्नेक रेमेडीज का अच्छा एक्शन है। इन्फ्लेमेशन देखते हैं, स्नेक बाइट के बाद वहां पे इन्फ्लेमेशन हो सकता है, तो इरिसिपेलेटिस कंडीशन, मतलब थोड़ी सी रेडनेस, बहुत ज्यादा पेन हो सकता है वहां पे, एगोनाइजिंग पेन, या फिर स्वेलिंग भी हो सकती है उस स्थान पे जहाँ पे स्नेक ने बाइट किया है। नेक्स्ट वो कन्वर्ट हो सकता है किसमें, अगर हम फिजियोलॉजी पे आते हैं तो आफ्टर इन्फ्लेमेशन वो इस हद तक जा सकती है कि वो थोड़ा सा गैंग्रीनस स्टेज में चले जाए, गैंग्रीन में कन्वर्ट हो जाए। फाउल अल्सर्स, अल्सर्स का फॉर्म ले ले, एब्जॉर्प्शन ऑफ वेनम्स बाय द लिम्फेटिक्स, लास्ट में क्या होगा कि लिम्फेटिक्स भी उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। उसके बाद क्या हो सकता है, लिम्फेटिक ग्लैंड्स की इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है, और फाइनली उस स्टेज को हम लोग पायमिया बोलते हैं। तो इस जिस भी तरह की पायमिया होती है उन सब के लिए भी हमारी स्नेक रेमेडीज यूजफुल होती हैं। जैसे कि एग्जांपल अगर हम क्लिनिकली टर्म दे तो सेल्यूलाइटिस, सेल्यूलाइटिस को ट्रीट करने में हमारी सारी स्नेक रेमेडीज अच्छी हैं। अल्सर्स, गैंग्रीन, तो डिपेंड करता है कि कौन सी स्नेक रेमेडी किस पे काम कर रही है, पर इन सब का जो एक्शन है इनके वेनम्स का, वो मेन है डिसइंटीग्रेट करना ब्लड सेल्स को। तो गैंग्रीन, सेल्यूलाइटिस, इस तरह की जो भी चीजें हैं उनको ट्रीट करने में ये यूजफुल है। या फिर देखते हैं सेप्टिसीमिया, ब्लड का इन्फेक्शन, उस केस में भी यूज होती है हमारी ये दवाइयाँ।
लेकिन एक चीज आती है कि जैसे ही अगर स्नेक बाइट होता है तो पेशेंट के माइंड पे क्या अफेक्ट करता है, मेंटली पेशेंट कैसा होता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि होम्योपैथी सिर्फ सिम्टम बेस्ड नहीं होती है, वो पेशेंट एज ए होल, मतलब ह्यूमन एज ए होल ट्रीट करती है। तो उस टाइम पे हम सिर्फ वहाँ की थोड़े से पार्ट की पैथोलॉजी पे नहीं जाएंगे, सिर्फ उस सिम्टम पे नहीं जाएंगे, ओवरऑल पेशेंट में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो जैसे स्नेक बाइट करने से जो जो चीजें आएगी वैसी ही चीजें हमारी होम्योपैथी की मेडिसिन, वो मेडिसिन जो है अगर उसी तरह के सिम्टम आ रहे हैं तो उसको ट्रीट करने में वो यूजफुल होंगे। तो स्नेक बाइट के जस्ट बाद सबसे पहले क्या होता है, पेशेंट बहुत ज्यादा एंजियस हो जाता है, फियरफुल हो जाता है। तो मेंटली अगर हम देखते हैं तो सारी स्नेक रेमेडीज लगभग जितनी भी हैं वो सबका यूज हमारे माइंड के डिस्टर्ब्ड स्टेज में, मतलब कि एंजाइटी वाले स्टेज में, फियरफुल स्टेज में काम आती है। वही ओवर सेंसिटिवनेस में, मतलब पेशेंट को हल्की सी आवाज से पता चल जाना, या फिर किसी भी तरह का, जैसे हम देखते हैं कि स्नेक्स को कहीं भी कोई बंदिश पसंद नहीं, दे दे डोंट लाइक एनी टाइप ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। तो हमने पढ़ा होगा कि लैकेसिस में people who are from lachesis cannot bear anything around their neck, ऐसा है, लिखा हुआ है, ऐसा तो बुक में मेंशन है ही कि किसी भी तरह का बाउंड्रीज उनको पसंद है। एक बात और भी आती है कि स्नेक्स जो होती है खुद तो बहुत फियरफुल होती है, पर जैसे ही एक बार अगर स्नेक को अपना एनवायरनमेंट कंफर्टेबल लगता है तो फिर वो अपनी हरकतें शुरू करती है। तो उस वैसे ही इस तरह की जो भी पीपल हैं फ्रॉम हमारी स्नेक रेमेडी ग्रुप, क्योंकि हम लोग एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, तो ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन देखना। तो हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन पीपल फ्रॉम अदर ग्रुप ऑफ रेमेडीज एंड फ्रॉम स्नेक ग्रुप ऑफ रेमेडीज। जैसे पेशेंट की एंट्री हमारे क्लिनिक में चैम्बर में होती है तो हमें उनकी पूरी एक्टिविटी ऑब्जर्व करनी, पूरी एक्टिविटी से हम क्लैरिफाई करते हैं, डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि फ्रॉम विच ग्रुप ऑफ मेडिसिन द पेशेंट बिलोंग्स। देखना पड़ता है कि पेशेंट की बिहेवियर क्या है, एंटर कैसे कर रहा है, इन सब से हम अनुमान लगाते हैं कि वो किस ग्रुप ऑफ मेडिसिन से बिलोंग कर रही है। तो जैसे कि हम लोग स्नेक रेमेडीज की बात करते हैं, ये ज्यादा ना तो एक्सट्रोवर्ट होते हैं और ना ही इंट्रोवर्ट होते हैं, दे आर नाइदर वेरी इंट्रोवर्ट नॉर एक्सट्रोवर्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल इनमें होता क्या है कि आफ्टर एंट्री अगर इनको लगता है, जैसे कि स्नेक्स को देखेंगे हम लोग, एक बार अगर स्नेक अपने एरिया से बाहर आता है और मूव करता है, उसको चारों तरफ की सराउंडिंग अगर अपने लायक दिखती है, कंफर्टेबल दिखती है, तो फिर वो उस एरिया का बॉस हो जाता है। वैसे ही ये पीपल जो होते हैं, प्राइमरी एक्सट्रोवर्ट्स तो इनको नहीं कहेंगे क्योंकि ये प्राइमरीली एक्सट्रोवर्ट होते नहीं। ये एक बार अगर देख लेते हैं कि हाँ सामने वाला बंदा हमारी बात समझ रहा है, ये इसका कोई बैड इफेक्ट नहीं होगा, तब जाके वो वहां पे एक्सट्रोवर्ट, सेकेंडरी एक्सट्रोवर्ट में काउंट होता है। मतलब फिर वो वहां पे अच्छे से अपने विचार को व्यक्त करता है, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स बताता है। तो हम लोग मेंटली पेशेंट को इस तरीके से भी तो ऑब्जर्व करते ही हैं। तो जहां तक हम कहें, अगर स्नेक रेमेडीज की बात करते हैं तो दे आर फ्रॉम सेकेंडरी एक्सट्रोवर्ट। फर्स्ट दे ऑब्जर्व द एनवायरनमेंट, देन दे ओपन अप। पहले उनको एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट दिखना चाहिए, फिर वो आपसे अपनी अपनी हर बात शेयर कर लेंगे, फिर वो बहुत बोलेंगे, वरना ये शांत रहने वालों में से। तो हम लोग बात कर रहे थे कि इनके अंदर ओवर सेंसिटिवनेस भी आती है, होती है। तो ओवर सेंसिटिवनेस का मतलब है कोई भी छोटा चेंज ऑफ एनवायरनमेंट उनको फील होगा। ओवर सेंसिटिव है, उनके नर्व्स एक्साइटेड है, एक्साइटेबिलिटी उनमें ज्यादा होती है। मेंटली उनमें और क्या क्या मिल सकता है हमको क्लिनिकल उस पे बैकग्राउंड पे, तो हेलुसिनेशंस, हेलुसिनेशंस की डिजीजेस भी इससे क्योर होती हैं। मेंटल कंफ्यूजन अगर किसी बंदे को हो रहा है, उस केस में भी अगर हमें लगता है बाकी सारी चीजें मैच करती है स्नेक ग्रुप से, तो हम इनको स्नेक रेमेडी कुछ भी कोई सा भी देके ठीक कर सकते हैं। डेलीरियम, डेलीरियम को भी ठीक करने में ये हेल्पफुल होती है। प्लस जितने भी तरह के नर्वस डिसऑर्डर है, लाइक मैनिया, डिप्रेशन, न्यूरोसिस एंड साइकोसिस, इन सब में इनका बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि ये बहुत ओवर स्टिमुलेटिंग भी है, ओवर सेंसिटिव भी है। तो ऐसे पीपल जिनके अंदर डिप्रेशन आ रहा हो, उनको ट्रीट करने में हेल्पफुल होती है, क्योंकि इनका एक्शन ही है नर्व सेंटर्स पे।
आइए देखते हैं कि ग्रुप इंडिकेशन क्या है, मतलब इस ग्रुप में खासियत क्या है, इनकी इंडिकेशन कैसी है, कैसे पहचानेंगे कि लोग ओपीडिया ग्रुप से हैं या स्नेक रेमेडी से बिलोंग करते हैं। तो इनका है कि इनके अंदर रैपिड प्रोस्ट्रेशन होता है, सडन ऑनसेट, कोई भी प्रॉब्लम आएगी सडनली आएगी, रैपिड प्रोस्ट्रेशन होगा, बहुत तेजी से उनके अंदर डलनेस आएगी, प्रोस्ट्रेटेड फील करेंगे। एंड वेरी फास्ट डेवलपिंग पैथोलॉजीज, इनकी जितनी भी पैथोलॉजीज होंगी बहुत जल्द तेजी से डेवलप कर रही है। ये हम कैसे निकाल सकते हैं कि अगर स्नेक बाइट होता है तो उस केस में बहुत केसेस में टाइम ही नहीं मिलता है कि पेशेंट को ट्रीट करने का कोई सोचा जा सके। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये बहुत तेजी से स्पीडली अफेक्ट करता है पेशेंट के किसी भी, या तो पैथोलॉजी को कह सकते हैं, किसी भी नर्व सेंटर को, जिस तरह का वेनम है उस हिसाब से उसका इफेक्ट होता है। तो वेरी फास्ट, वेरी रैपिड प्रोस्टेशन के साथ साथ फास्ट डेवलपिंग पैथोलॉजीज लाती हैं हमारी स्नेक की रेमेडीज, जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स को डिस्टर्ब करती हैं, मेन सेंटर्स को डिस्टर्ब करती हैं, जिसकी वजह से फास्ट डेवलपिंग पैथोलॉजीज आती हैं। आगे देखते हैं तो इसमें है वायलेंस एंड इंटेंसिटी ऑफ देयर एक्शन, मतलब इनका जो एक्शन है वो बहुत वायलेंट है, इंटेंसिटी जिसकी बात अभी हमने की कि बहुत तेजी से कोई भी पैथोलॉजी आगे बढ़ती है। और होता क्या है कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन दोनों को डिस्टर्ब करती है वेनम्स जो है स्नेक्स की। तो इस पूरे ग्रुप की एक टेंडेंसी है, वो है क्या कि डिस्ट्रक्टिव है, हमेशा हमेशा ही डिस्ट्रक्टिव फंक्शन होता है इसका। जैसे कि वेनम है वो किसी भी एरिया को डिस्ट्रक्ट ही करती है, तो लैकेसिस या जो भी है नाजा हमारी, इन सब की टेंडेंसी होती है, इनका माइंड भी ऐसा होता है कि डिस्ट्रक्टिव ज्यादा सोचता है, डिस्ट्रक्टिव फॉर्म है, कैरेक्टरिस्टिक है, ये इंपॉर्टेंट एक वर्ड है जो स्नेक को दिया जा सकता है। ये हेमोरेजिक तो होते ही हैं, साथ ही साथ न्यूरोटॉक्सिक, इसकी हम लोग बार बार बात कर रहे हैं, नर्व्स को अफेक्ट करती है इसलिए है। हिमेटोटॉक्सिक, ब्लड सेल्स को के लिए टॉक्सिन का काम करती है। हिपेटोटॉक्सिक, जिसकी वजह से ये जॉन्डिस को भी ट्रीट करने में हेल्पफुल है। एंड कार्डियोटॉक्सिक, हार्ट सेंटर्स को अफेक्ट कर रही है। तो ये चारों जो है, न्यूरोटॉक्सिक, हिमेटोटॉक्सिक, सारे हमारे मेन सेंटर्स को अफेक्ट कर रही है, चाहे हिमेटोलॉजी हो, हमारे हिपैटो मतलब लीवर के फंक्शंस को अचानक से सडनली अफेक्ट करेगी, तब भी हम देखते हैं कि ये थोड़ा टाइम तो देगी बट ले जाएगी डेथ की तरफ पेशेंट। दैट्स व्हाई पेशेंट्स हु आर bitten by snakes are very serious, taken seriously, they are actually a emergency condition। ठीक है, हेमरेजिक टेंडेंसी में आगे बात करते हैं हम लोग। तो हेमरेज पे तो है ही, क्योंकि हमने देखा कि ऊजिंग सारी, मतलब सारी जगह से, जो भी ऑरिफिसेस है हर जगह से ब्लीडिंग हो सकती है। और ब्लड कैसे होते हैं? डार्क ब्लड, डार्क कलर के ब्लड होंगे, डार्क होते हैं, डिकम्पोज होते हैं, ऑफेंसिव भी होते हैं। कई बार ऑफेंसिव, जहाँ पे भी हम लोग पैथोलॉजी देखते हैं जिसकी ब्लीडिंग ऑफेंसिव है, उस केस में भी हम लोग ओफीडिया ग्रुप की रेमेडी सोच सकते हैं। नॉन कोअगुलेबल, जल्दी से वहां पे कोअगुलेशन नहीं होता है, मतलब ब्लड की क्लॉटिंग जल्दी से नहीं हो पाती, तो उस केस में कोई भी पेशेंट अगर इस तरह की सिम्टम्स लेके आ रहा है, एंड प्लस अगर हम ये तो पैथोलॉजी सिर्फ देख रहे हैं, उस केस में कोअगुलेशन मुश्किल हो रहा है, ब्लड की क्लॉटिंग जल्दी से नहीं हो रही है, तो हम बाकी चीजों से कंफर्म करके, सिर्फ एक सिम्टम पे नहीं, बाकी और भी चीजें ऑब्जर्व करके, कुछ चीजें कंफर्म करके, मेंटली, फिजिकली, पेशेंट का इमोशनल स्टेट क्या है, उन सब चीजों से देख के हम लोग उसको ओपीडिया ग्रुप की मेडिसिन सोच के दे सकते हैं, कंफर्म करके। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक जो हमने बताई है कि डार्क, डिकम्पोज, हेमरेजिक टेंडेंसी में क्या क्या चीजें याद रखनी है, वो है ऑफेंसिव, इनका जो ब्लड जहाँ से ooze आउट हो रहा होगा वो ऑफेंसिव भी हो सकता है। नॉन कोअगुलेबल, जल्दी से क्लॉटिंग नहीं होगी। ऐसे में हम लोग देखते हैं हेमरेजिक टेंडेंसी सबसे ज्यादा कौन सी मेडिसिन, विच मेडिसिन फ्रॉम द स्नेक रेमेडीज है जिनके अंदर सबसे ज्यादा हेमरेजिक टेंडेंसी। तो सबसे पहला नंबर है हमारा लैकेसिस। लैकेसिस में बहुत ज्यादा हेमरेजिक टेंडेंसी है, ब्लीडिंग होगी, कंटिन्यूअसली होगी, इसमें जल्दी से क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी। प्लस क्रोटेलस फॉरिडस, दूसरी मेडिसिन जो है, लैकेसिस एंड क्रोटेलस फॉरिडस जो है, इन दोनों में काफी ज्यादा है हेमरेजिक टेंडेंसी। प्लस उससे कम है थोड़ा इलैप्स में। और सबसे कम बात करें तो नाजा, नाजा जो मेडिसिन है उसमें कम हेमरेजिक है। ठीक है, तो ऑर्डर में याद रख सकते हैं हम लोग कि
सबसे ज्यादा हेमरेजिक टेंडेंसी लैक्टोसिस एंड प्रोटेलस फॉरिडस में है, एंड देन इलैप्स और फिर ये चारों मेडिसिन है जो कि काफी हेमरेजिक टेंडेंसी शो करती है। नेक्स्ट आते हैं इसके इंडिकेशन में नर्व अफेक्शन। नर्व अफेक्शन का मतलब तो अभी बता ही दिया हमने। इनके अंदर ओवर सेंसिटिवनेस बहुत ज्यादा होती है, स्पेशली न्यूरोगैस्ट्रिक एंड स्पाइनल एसेसरी नर्व, इन दोनों को अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से पेशेंट में रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आते हैं। रेस्पिरेटरी सिम्टम में चोकिंग फील होने लगता है, गले में लगता है जैसे चोक कर रहा हो, कंस्ट्रिक्टिव फीलिंग होता है इन लैरिंग्स, जो साउंड बॉक्स है हमारा बॉडी का, उसमें कंस्ट्रिक्शन फील होता है अचानक से, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आते हैं और हार्ट के सिम्टम्स आते हैं। बाकी दूसरे जो नर्व्स अफेक्टेड हैं उनमें है सेंसरी नर्व्स एंड वैसो मोटर नर्व्स। सेंसरी नर्व्स के अफेक्ट होने से पेशेंट बहुत ओवर सेंसिटिव होता है, लाइक ओवर सेंसिटिव टू टच। हमने देखा है कि जो भी स्नैक रेमेडीज है उनको टाइट क्लॉथिंग बिल्कुल पसंद नहीं होती है, या फिर गले में किसी भी तरह का कंस्ट्रिक्शन बर्दाश्त नहीं कर पाते। एक दो केसेस ऐसे देखे गए हैं जिसमें लैक्टोसिस से है, अगर पेशेंट लैक्टोसिस बिलोंग कर रहा है, उसकी मेडिसिन लैक्टोसिस है, तो उस केस में पेशेंट से अगर हमने पूछा या उसने खुद ही बताया कि हाँ मुझे टाई बांधने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनको नेक के अराउंड कंस्ट्रिक्शन बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं है, या फिर कॉलर के जो बटन्स होते हैं वो बंद करके नहीं रख सकते हैं, पेशेंट ने ऐसा कहा। तो यहाँ से हम एक एंट्री ले सकते हैं कि हाँ ही कुड बी अ मेडिसिन फ्रॉम ही कुड बी अ पेशेंट फ्रॉम स्नेक रेमेडीज। तो सोचा जा सकता है एनी टाइट क्लॉथिंग या किसी भी तरह का बैंडेज। सम पेशेंट से कि उनको बेल्ट बांधना पसंद नहीं, टाइट टाइट क्लॉथिंग या टाइटनेस अराउंड देयर वेस्ट दे कांट बियर, अगर ऐसा मिलता है तब भी हम सोच सकते हैं कि मे बी दे बिलोंग टू अ स्नेक ग्रुप। वैसोमोटर नर्व्स में क्या हो सकता है, क्योंकि वेसल्स के ऊपर इसका इफेक्ट, तो हम देखते हैं कि हॉट फ्लैशेस फील होता है, जैसे ही स्नेक बाइट भी होता है तो पेशेंट को काफी ज्यादा पसीना आने लगता है, गर्मी फील होती है। तो वैसे ही अगर इस तरह के हॉट फ्लैशेस हमें खास करके लेटर एज में, मतलब इन केस ऑफ फीमेल, अगर इसके मेनोपॉज के बाद वाले एज में हॉट फ्लैशेस तो होना नॉर्मल है, लेकिन कुछ लोगों को ओवर होता है, एक्सेसिव होता है, तो इन सब चीजों में हम सोच सकते हैं पेशेंट कैन बी फ्रॉम अ स्नेक ग्रुप। नेक्स्ट हम आते हैं स्किन पे। हमारा जो आउटर मोस्ट लेयर है स्किन पे, म्यूकस मेम्ब्रेन पे और टिश्यूज पे इनका क्या रोल, कैसा रोल। तो हमने पढ़ा पहले ही, अभी बताया हमने कि अगर स्नेक बाइट करती है वहां पे तो या तो रेडनेस हो सकता है, बाद में धीरे धीरे वो कन्वर्ट होकर सेल्यूलाइटिस, गैंग्रीन, बहुत सारे स्टेजेस में जा सकता है। तो अभी हम एक स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, नेक्स्ट क्या होता है। तो जहाँ पे भी स्नेक बाइट करती है वहां से हम लेते हैं पहले कि इन्फ्लेमेशन हुआ, मतलब पहले साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन आया, रेडनेस आया, पेन होगा उस एरिया में। दिस कैन कन्वर्ट इनटू सेल्यूलाइटिस। ये आगे जाके, क्योंकि हमने ये भी पढ़ा कि इनकी पैथोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ती है, तो थोड़े टाइम के लिए अगर वहाँ इन्फ्लेमेशन हुआ, आगे वो कन्वर्ट होकर सेल्यूलाइटिस में कन्वर्ट हो सकता है, अल्सर में कन्वर्ट हो सकता है। देन वहाँ हेमरेजेस शुरू हो जाएंगे, ब्लीडिंग ज्यादा होने लगेगी, और ब्लीडिंग भी ऐसी जो कि जल्दी से कोअगुलेट ना हो, ज्यादा जल्दी से क्लॉट ना करे, ऐसी हेमरेज। नेक्स्ट वो कन्वर्ट हो सकता है नेक्रोसिस में, एंड फाइनली गैंग्रीन तक क्रिएट कर सकता है आफ्टर स्नेक बाइट। इसको हम ऐसे याद रखने के लिए ऐसे ही रख सकते हैं कि जहाँ पे भी स्नेक ने बाइट किया है वो आगे बढ़ के इतने सारे स्टेजेस को कवर करके फाइनली गैंग्रीन तक जा सकते हैं। तो इससे हम क्लियर होते हैं कि गैंग्रीन के ट्रीटमेंट में भी हमारी ये मेडिसिन, या सेल्यूलाइटिस में जितने भी स्टेजेस हैं, सेल्यूलाइटिस, अल्सर, इन्फ्लेमेशन, हेमरेजेस, ऐसे हेमरेजेस जो कि जल्दी से क्लॉट नहीं कर रहे हैं, इस केस में सारी स्नेक रेमेडीज की मेडिसिन सोच सकते हैं। तो यहाँ पे हमको जो स्किन पे सिम्टम्स मिलेंगे वो क्या होगा कि स्किन जो होगा वो ब्लूइश दिख सकता है। तो जहाँ पे भी ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, स्किन डिजीजेस में ब्लूइशनेस मिलता है या पर्पल शेड्स मिलते हैं, तो उस केस में हम अपनी स्नेक रेमेडी में से कोई सा भी देख सकते हैं। बाकी चीजें कंफर्म करके, बाकी चीजों में सब आएगा, फिजिकल जनरल, मेंटल जनरल, उसकी एक्टिविटीज क्या है, इमोशनली पेशेंट कैसा है, एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है, ये सारा कुछ ऑब्जर्व करके हम सोच सकते हैं। पर अभी हम एक एक पॉइंट पे अलग अलग से डिस्कस कर रहे हैं। तो जहाँ पे भी ब्लूइशनेस, पर्पल कलर, ब्लू कलर होगा, या फिर कोल्ड होगा स्किन, कोल्ड एंड पल्सलेस, पेशेंट एकदम से उसकी पल्स फील नहीं होती, तो इतना ज्यादा प्रोस्ट्रेटेड होगा, तो ऐसे केस में भी हम वहाँ पे स्नेक में से कोई भी मेडिसिन सोच सकते हैं।
लेकिन हाँ, इनकी जो पेन होती है उसकी एक खासियत होती है कि वहाँ की जो भी जिस भी तरह का पेन होगा उसमें बर्निंग टेंडेंसी होगी, बर्निंग पेन होगा। होम्योपैथी में पेन के भी बहुत सारे टाइप हैं, ड्रॉइंग पेन, फीलिंग ऑफ बर्निंग विथ पेन। तो जो भी है बर्निंग पेन से रिलेटेड उसमें ये सोचा जा सकता है। बर्निंग में और भी रेमेडीज है हमारी सल्फर है, पर ये पूरा अभी हम ग्रुप का इंडिकेशन पढ़ रहे हैं। बर्निंग पेन स्नेक रेमेडीज भी कवर करती है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग की ओफिडियंस की साइड क्या होती है। क्योंकि होम्योपैथी में तो ऐसा ही है कि कुछ मेडिसिन लेफ्ट साइडेड है, कुछ राइट साइडेड। तो ज्यादातर जो स्नेक रेमेडीज हैं वो लेफ्ट साइडेड, एक्सेप्ट एक्सेप्ट टू मेडिसिन, प्रोटेला सॉलिडस एंड इलैप्स। यहाँ पे भी ये दोनों एक्सेप्शन में आ जा रहे हैं। ज्यादातर स्नेक रेमेडीज लेफ्ट साइडेड है, बट टू ऑफ देम आर राइट साइड। वो दोनों कौन है? प्रोटेला सॉलिडस एंड इलैप्स। इनकी जो कंप्लेंट्स कंप्लेंट्स लेफ्ट टू राइट मूव कर, लेफ्ट साइड में पहले आती है। कई बार पैरालिसिस ऐसा होता है कि स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट साइड, क्योंकि ये पैरालिटिक एक्शंस भी हैं, तो पैरालिसिस के लिए भी यूज की जाती है हमारी स्नेक्स मेडिसिन। तो इसमें होता ये है कि लेफ्ट साइड में स्टार्ट होकर देन राइट साइड को मूव कर जाती है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि हमारी पेरियोडिसिटी क्या है कंप्लेंट्स की। तो इनकी जो कंप्लेंट्स है, इनका जो भी सिम्टम है वो एनुअली अपीयर कर सकता है बार बार। पेरियोडिसिटी है मतलब एक खास समय के बाद ये रिपीट होते हैं। तो कंप्लेंट्स जो है अपीयर एनुअली जैसे फीवर एंड हेडेक एवरी ईयर बट विथ डिक्रीजिंग टेंडेंसी। ऐसा भी हो सकता है कि हर साल आ रहा है, इसी मौसम में आ रहा है फीवर और हेडेक, लेकिन पिछले साल ज्यादा था, इस साल थोड़ा कम आया है। अगर पेशेंट ऐसा कुछ बताता है आपको कि पेरियोडिक है आपका सिम्टम, तो फिर हम उस केस में सोच सकते हैं। मतलब पेरियोडिसिटी इसकी खासियत है कंप्लेंट्स की। वो हर साल आ सकता है, हर महीने आ सकता है एक बार, या फिर किसी भी तरह की पेरियोडिसिटी ले सकते हैं कि हर बार बरसात के मौसम में भी आता है। तो ये भी एक खासियत है इसकी। खास करके अगर हम देखें तो स्प्रिंग के मौसम में, स्प्रिंग सीजन में इनके कंप्लेंट्स आते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं हर साल स्प्रिंग में कुछ पेशेंट्स को कोई स्किन के डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, तो वैसी जगह पे हम सोच सकते हैं। या फिर इनके सिम्टम्स जो हैं बिफोर मेंसेस एग्रीवेट होते हैं। बिफोर मेंसेस एग्रीवेट होने के बाद एक चीज और देखा जाता है कॉमन स्नेक्स में, कि इनको डिस्चार्जेस से एमिलोरेशन है। जैसे कि लैक्टेसिस में खासकर जब पीरियड्स आना होता है उस टाइम पे उसके पहले सिम्टम्स एग्रीवेटेड होते हैं, लेकिन एक बार स्टार्ट हो जाए तो फिर वो रिलीव फील करते हैं, एमिलोरेशन होता है। तो आफ्टर मेंसेस एमिलोरेशन दिखता है हमें स्नेक रेमेडीज। ऑल ओपिडियंस हैव असेंडिंग कंप्लेंट्स। इनकी जो कंप्लेंट्स है असेंड करती है, मतलब ये कि पैरों से स्टार्ट होके ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। पेन या कोई भी तरह का इन्फ्लेमेशन वो असेंडिंग होता है। कंप्लेंट्स जो होते हैं सारे असेंडिंग में होते हैं। डिस्चार्जेस कैसे होते हैं नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। डिस्चार्जेस पे बात करते हैं तो ये काफी ज्यादा प्रोफ्यूज होता है, थिक और थिन दोनों हो सकता है। कुछ मेडिसिन है जिनमें थिक होती है डिस्चार्जेस, कुछ में थिन होता है। एक्रिड होता है, ऑफेंसिव होता है, पहले भी बताया जा चुका है। ब्लडी एंड डार्क, डार्क कलर के भी होते हैं। पर इनमें अगर हम डिस्चार्जेस की बात करें तो एग्रीवेशन कैसे होता है ये इस पे देखते हैं। इनका एग्रीवेशन, डिस्चार्जेस का एग्रीवेशन, तो अगर सप्रेस कर दिया जाए तो जो भी सिम्टम्स है वो एग्रीवेट कर जाए डिस्चार्ज को। इसलिए इसमें एग्रीवेशन का काम करेगी अगर हम डिस्चार्ज को अचानक से सप्रेस कर देते हैं किसी भी मेडिसिन से। लेकिन एमिलोरेट कब होगा? जब इनका कोई भी डिस्चार्ज होगा, जैसे पर्सपिरेशन ही, अगर पसीना आ गया तो ऐसे पेशेंट कंफर्टेबल फील करेंगे। पेन्स इनके एक्यूट होते हैं, ड्राइंग होते हैं, लैंसिनेटिंग एंड कंस्ट्रिक्टिव। कंस्ट्रिक्शन की बात हमने पहले भी की है। ड्राइंग होते हैं मतलब खिंचा हुआ सा दर्द फील होता है। क्रेविंग्स, इनको अल्कोहलिक ड्रिंक्स की बहुत क्रेविंग होती है, डिजायर होती है। कोल्ड ड्रिंक्स क्रेविंग्स में देखते हैं, फूड एंड ड्रिंक्स हम लोग जनरल में पढ़ते हैं ना, सिम्टम्स लेते हैं तो उसमें क्रेविंग्स इनकी जो है वो अल्कोहलिक ड्रिंक्स के लिए बहुत ज्यादा है। प्लस ऑयस्टर्स, ऑयस्टर्स की भी डिजायर होती है हमारी स्नैक्स की पर्सनैलिटीज को। पहले बात कर चुके हैं हम लोग कि इनको बैंडेजेस कहीं पे भी टाइट बैंडेजिंग बिल्कुल पसंद है। कुछ मेडिसिन जो है उसके माइंड पे थोड़ा बहुत डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। तो उसने की कुछ रेमेडीज बहुत विटी होती, विटी आंसर होता है उनका, मैनिपुलेटिव होती है। कुछ सैड में जाती हैं, सैडनेस बहुत ज्यादा हाईली होता है उनके अंदर।
कुछ में एंगर बहुत ज्यादा होता है, कुछ स्पिरिचुअल होती है हमारी स्नेक की रेमेडीज। तो सब पे एक एक करके हम लोग बात कर ही लेते हैं अभी। देखते हैं कि विटी रेमेडीज कौन सी है। विटी मीन्स, विटी क्या होता है? हाजिर जवाब जिसको कहते हैं, जिनके पास एक ऑलरेडी एक आंसर प्रिपेयर होता है। तो हम लोग पहले ही बात किए हैं कि ये एक्सट्रोवर्ट तो नहीं होते हैं हमारी स्नेक की मेडिसिन। लेकेसिस है वो, लेकिन वही है कि उनके अंदर एक टाइम के बाद आता है। मतलब सिफिलिटिक स्टेज में ज्यादा बोलने लग जाते हैं, साइकोटिक स्टेज में वो थोड़ा एक सेकेंडरी एक्सट्रोवर्ट होते हैं। मतलब ये कि पेशेंट अगर उनसे बात कोई करना शुरू करे, वो कंफर्टेबल फील करेंगे, तब जाके वो सेकेंडरी मतलब एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं, कंप्लीटली अपनी बातें शेयर कर लेते हैं। तो लेकेसिस को सबसे पहले देखते हैं, ये बिटी होते हैं, हाजिर जवाब होते हैं, तुरंत तुरंत इनका एक्चुअली माइंड भी बहुत शार्प होता है। तो इसकी वजह से इनके अंदर विटीनेस होती है, शार्प माइंडेड होने की वजह से। बहुत क्विक होती है ऐसी पर्सनैलिटीज। मैनिपुलेटिव होती है, मैनिपुलेशन बहुत अच्छा होता है लेकेसिस के अंदर। और लेकेसिस हॉट हॉट स्नेक है, इनकी जो थर्मल है वो हॉट है, कुछ हॉट एंड कुछ चिली भी होती है। तो लेकेसिस बिलोंग करती है हॉट रेमेडीज। नेक्स्ट हम लोग नाजा की बात करते हैं। ये एक एक करके हम लोग मेंटली सारी जो मेडिसिन है स्नेक की उसको डिस्कस कर लेते हैं कि मेंटली कैसे होते हैं। तो सैड रेमेडीज में हमारी आती है नाजा। इनको ये फील होता है कि दे आर नेग्लेक्टेड, इनके अंदर इसकी वजह से सैडनेस होती है। क्योंकि हम लोग माइंड पे बात कर रहे हैं अभी, तो फीलिंग इनका क्या होता है? फीलिंग ऑफ फेलियर, मैं हार गई, इस टाइप का होता है। फीलिंग ऑफ रॉन्ग, मेरे साथ बुरा हुआ है। ये सारी चीजें नाजा के अंदर है। वही अगर हम प्लेटिसिस की बात करें तो उनका मेन मेन जो कैरेक्टर्स हम लोग याद कर सकते हैं वो है विटीनेस, मैनिपुलेटिव, क्विक एंड शार्प। प्लेटिसिस आर वेरी शार्प मेंटली। वही नाजा जो है वो सैड रेमेडीज है, सैडनेस होता है क्योंकि उनको ऐसा फील होता है दे आर नेग्लेक्टेड, दे हैव बीन चीटेड, रॉन्ग, उनके साथ गलत हुआ है, या फेलियर की फीलिंग बहुत ज्यादा होती है। आगे देखते हैं नेचर लविंग। तो नेचर लविंग में एक मेडिसिन है जिनका नाम है इलैप्स। इलैप्स पढ़ा होगा आप लोगों ने, स्नेक की एक रेमेडी है जो कि बहुत टिमिड रेमेडी पर उनको नेचर से बड़ा लगाव होता है, एंटिसिपेटरी होते हैं। लव्स रेनी सीजन, इलैप्स को रेनी सीजन पसंद है। और आइस, लव्स आइस। नेक्स्ट सेक्सी स्नेक्स, इसमें सेंचेरिस होती है। इनको एवर्जन टू डोमेस्टिक ड्यूटी, इनको घर के काम काज बिल्कुल पसंद नहीं है। दे आर वेरी ब्यूटीफुल स्नेक्स, स्नेक रेमेडीज। तो वुमेन हु आर वेरी ब्यूटीफुल एंड हु डू नॉट लाइक डोमेस्टिक ड्यूटीज, घर के काम काज उनको पसंद नहीं है, प्लस सेल्फ सेंटर्ड है, उनको उनके लिए हम सेंचुरी सोच सकते हैं। बाकी चीजें मैच करनी होगी हमें, मेंटल जनरल्स, अपने फिजिकल जनरल जो कि स्नेक रेमेडी से हो, उसके बाद हम सोच सकते हैं। नाउ एंग्री स्नेक रेमेडीज, एंग्री में कौन सी है? तो प्रोटेलस हॉरिडस, प्रोटेलस जो स्नेक है वो एंग्री रेमेडी। इनके अंदर एंगर बहुत ज्यादा होता है, क्वारलसम होते हैं, ये बड़े झगड़ालू होते हैं। झगड़ालू स्नेक में आती है प्रोटेलस हॉरिडस। इनका जो स्किन होता है फेस का वो ब्लैक होता है, प्रोटेलस की स्किन के की तरह मैच करता है। नाउ एंग्री हमने पढ़ लिया, एंग्री रेमेडीज फ्रॉम स्नेक प्रोटेलस हॉरिडस। स्पिरिचुअल, कुछ स्नेक जो है वो स्पिरिचुअलिटी में भी आगे होते हैं। इनके अंदर फैंसीज, एग्जाल्टेशन होता है। काल्पनिक, बहुत ज्यादा ओवर कल्पना करने वाले होते हैं। एक्स्ट्रा सेंसेस और परसेप्शन, यस, ये इसकी बात हमने नहीं की थी अभी। इनके अंदर क्लेयरवॉयंस जैसी चीज होती है। दे कैन टेल, ये किसी भी चीज को, किसी भी घटना को होने से पहले बता सकते हैं। क्लेयरवॉयंस का मतलब ये है। तो ये स्नेक में ऐसी एक खासियत होती है, दे आर सो शार्प माइंडेड एंड दे हैव अ टेंडेंसी, जैसे लोगों में कहा जाता है ना कि वो उसने मुझे पहले ही बता दिया, कुछ कोई घटना होने से पहले ही कुछ लोग बता पाते हैं, क्योंकि उनको एक उनका सिक्स सेंस काम करता है एंड दे कैन फील दैट थिंग, एंड वो बता देते हैं कि हाँ अभी नेक्स्ट ये होने वाला है। तो क्लेयरवॉयंस भी एक खासियत है स्नेक्स की, खास करके लेकेसिस। लेकेसिस में क्लेयरवॉयंस जो रूब्रिक है वो पाया जाता है। तो कुछ स्नेक्स स्पिरिचुअल भी होते हैं जिन्हें भक्ति भावना में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। क्लेयरवॉयंट होते हैं, फियरफुल होते हैं, एक्स्ट्रा सेंसेस, एक्स्ट्रा परसेप्शंस, इनकी जो परसीव करने की क्षमता होती है बहुत ज्यादा होती है,
किसी भी एनवायरनमेंट में तुरंत जाते ही, जैसे स्नेक को देखा होगा, अगर वो बाहर आता है तो तुरंत अपने, उनके कान तो होते नहीं है, स्किन के थ्रू वो सेंस कर जाता है कि सराउंडिंग एरिया उनके लिए कंफर्टेबल है कि नहीं, एंड देन वो रिएक्ट करते हैं, या तो वो वापस से चले जाते हैं या फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसी ही चीजें, ऐसी टेंडेंसी हमारी जो पर्सनैलिटीज हैं फ्रॉम स्नेक ग्रुप्स, उनके अंदर भी होती है ना। वो हम लोग एक एक करके एक एक मेडिसिन को देखते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो मेडिसिन थी हॉट स्नैक्स, पहले हॉट एंड चिली दो तरह के हैं। हॉट स्नैक्स में हमारी लैक्टिसिस आ रही है। लैक्टिसिस पे एक पहले तो बता ही दिया हमने कि ये सेकेंडरी एक्सट्रोवर्ट होती है। हॉट है, हॉट मीन्स इनको गर्मी बर्दाश्त नहीं होगा, और नेक अराउंड किसी भी तरह का बैंडेजेस बर्दाश्त नहीं होगा, टाइट क्लोथिंग बर्दाश्त नहीं होगी, एंड दे कैन नॉट फील कंफर्टेबल इन विथ टाइट क्लोथिंग, कहीं पे भी टाइटनेस इनको बर्दाश्त नहीं है। ब्लैकिश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन होता है, स्किन में जो सिम्टम्स आएंगे, एक्जिमा होगा वो ब्लैकिश होगा, ब्लीडिंग टेंडेंसी होगी जो कि हमारी स्नेक रेमडीज की कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट है सॉरी, स्लीप एग्रीवेट्स एंड मेंस्ट्रुअल फ्लो एमलोरेट्स। अगर स्लीप एग्रीवेशन, स्लीप में इनको एग्रीवेशन होगा, सिम्टम्स बढ़ेंगे। ये दे आर हार्ड ऑन इंटीरियर, जैसा कि एक सिम्टम हमें लाइकोपोडियम में मिलता है, हार्ड ऑन इंटीरियर्स एंड सॉफ्ट विथ सुपीरियर्स, सुपीरियर्स के सामने ये सॉफ्ट होते हैं। इन सिफिलिस, जो हमने अभी बात की क्लेयरवॉयंट की, क्लेयरवॉयंट मीन्स किसी भी घटना के होने से पहले बताने वाली जो क्वालिटी है, ये इनके अंदर कब आता है, सिफिलिटिक स्टेज में आता है, प्रोफेटिक हो जाते हैं ये दो रूब्रिक है, इसको आगे आप लोग एक बार देख लीजिएगा, प्रोफेटिक एंड क्लेयरवॉयंट इनकी खासियत है। तो ये वाला स्टेज में वो कब जाते हैं, सिफिलिस वाले स्टेज में जाते हैं। हर मेडिसिन की सोरा, साइकोसिस एंड सिफिलिटिक 3 स्टेजेस होते हैं। तो काफी टाइम तक सफर करने के बाद जब सिफिलिटिक स्टेज में लैक्टिसिस जाती है तो उनके अंदर क्लेयरवॉयंसी आ जाती है। अब देखते हैं साइकोटिक लैक्टिसिस कैसी होती है। इनके अंदर टॉक बॉम्बास्ट, मतलब ये काफी बढ़ा चढ़ा के बातें करने वाले हो सकते हैं, वर्थलेस होते हैं, एक्स्ट्रावैगेंट होते हैं। टॉक हाई, इनका जो पीच भी है वो हाई होता है, प्लस सेकेंडरी एक्सट्रोवर्ट होते हैं। ये अकेले में खुद से भी बात करते हैं, टॉक्स टू हिमसेल्फ व्हेन अलोन। ये कुछ रूब्रिक्स हैं जिनको हम डायरेक्ट ऐसे लैक्टिसिस के लिए यूज कर रहे हैं। साइकोटिक लैक्टिसिस कैसे हो सकता है, टॉक्स टू हिमसेल्फ व्हेन अलोन, अकेले में ये खुद से भी बात करते हैं। टॉक रिपीटेशन ऑफ सम फ्रेजेस, सेम फ्रेज को बार बार रिपीट करके बात कर सकते हैं। नाउ सिफिलिटिक लैक्टिसिस, जब लैक्टिसिस के इंडिविजुअल अगर सिफिलिटिक स्टेज में है तब कैसे पहचान। एक ही मेडिसिन की अलग अलग 3 फेज हो सकते हैं, सोरा, साइकोसिस। ये भी हो सकता है कि एक इंडिविजुअल सोरा में बहुत चीयरफुल रहा हो, आगे जाके उसका उसकी जो सर्कमस्टांसेस हैं लाइफ के, उसमें कुछ डिस्टर्बेंसेस आए एंड देन वो कंप्लीटली इंट्रोवर्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो वो मेडिसिन चेंज भी कर सकता है। ब्लड प्लस एक ही मेडिसिन के 3 फेजेस भी हम लोगों को पढ़ने पड़ते हैं, देखने होते हैं कि व्हेन लैक्टिसिस अगर कोई शुरू में है, सोरिक फेज में है, तो आगे जाके वो सर्कमस्टांसेस की वजह से साइकोटिक लैक्टिसिस कैसा हो जाए। तो हमने अभी साइकोटिक लैक्टिसिस के कुछ रूब्रिक्स पढ़े, जिसमें था कि वर्थलेस फीलिंग आएगी, एक्स्ट्रावैगेंट होगा, फॉर्मल होगा, अकेले में खुद से बात करेगा, साइकोटिक लैक्टिसिस। सिफिलिटिक लैक्टिसिस कैसे होंगे, सिफिलिस वाले स्टेज में टॉक कंफ्यूज्ड, काफी कंफ्यूज्ड होंगे, हैस्टी, अगर हम फीवर के केस में कुछ पेशेंट्स के अंदर अचानक से हैस्टीनेस देखें, काफी चीजें जल्दबाजी में कर रहा हो, तो हम सोच सकते हैं, क्योंकि हैस्टीनेस सिफिलिस की स्टेज में आती है। टॉक्स इन स्लीप, नींद में वो बात करने लगना। टॉक्स वायलेंट, काफी वायलेंट बात करना। मिस प्रोनाउंसेस वर्ड्स, ये सारी सिफिलिटिक स्टेज ऑफ लैक्टिसिस है। मिस प्रोनाउंसेस वर्ड्स, वर्ड्स को गलत प्रोनाउंस करना, लेटर्स को गलत प्रोनाउंस करना। मिसप्लेसेस वर्ड्स, कई बार क्या होता है कि वर्ड को ही मिसप्लेस कर देते हैं सिफिलिटिक स्टेज में लैक्टिसिस। तो ये थी एक हॉट स्नेक जो कि लेफ्ट साइडेड थी हमारी। ओकेजनली साइकोटिक लैक्टिसिस कैन बी राइट साइड, कभी कभी हमें दिखता है कि कंप्लीट जो सिम्टम मिल रहा है मुझे लैक्टिसिस का मिल रहा है, बट द पेशेंट इज राइट साइडेड, तो हम वहां पे ये डिसाइड कर सकते हैं, अच्छा ये साइकोटिक स्टेज का लैक्टिसिस हो सकता है। मैनिपुलेटिव होते हैं, डोमिनेटिंग होते हैं एंड डिक्टेटोरियल। अभी हमने बताया कि ये अगर इनके सामने सुपीरियर है तो वहां पे ये बहुत सॉफ्ट बिहेव करते हैं लैक्टिसिस,
लेकिन अगर कोई इंफीरियर है तो उनके सामने ये बॉस बनते हैं, काफी ज्यादा हार्ड तरीके से बिहेव करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रोटेलस हॉरिडस, जिसको हमने बताया कि ये राइट साइडेड रेमेडी है। राइट साइडेड रेमेडी है, प्लस इनके अंदर भी वही ब्लैकिशनेस ऑफ स्किन तो आएगा ही, क्योंकि स्नेक की खासियत है ये। आगे बढ़ते हुए हम लोग इसका दूसरा नेचर जानते हैं, अपने सेकंड रेमेडी जो थी प्रोटेलस हॉरिडस। इजी एंगर विथ स्नैपिश आंसर, इनके आंसर्स काफी स्नैपिश होते हैं, इनको एवर्जन टू फैमिली होता है, फैमिली से कोई लगाव नहीं होता है। हंगर एग्रीवेट्स, भूख लगने पे ये किसी का नहीं सुनते हैं। राइट साइडेड लैक्टोसिस को कह सकते हैं। प्रोटेलस हॉरिडस इज सिमिलर टू लैक्टोसिस बट राइट साइड, ये इसकी खासियत है। नेक्स्ट है प्रोटेलस कैस्काविला, दूसरी रेमेडी प्रोटेलस ही है, ये बोथ साइडेड होती है। इनके अंदर इनवॉलेंटरी मोर्निंग होती है। पीपल हु सी घोस्ट, ऐसे लोग जिनको भूत दिखता है, स्पिरिट्स दिखता है, या बोलते हैं कि मुझे उनकी आवाज सुनाई पड़ रही है, उन सारे केसेस में हम प्रोटेलस कैस्काविला सोच सकते हैं। नाउ चिली स्नेक्स में हमने बताया था नाजा आती है। नाजा कैसी होती है? ये एंग्जियस होती है, एंग्जाइटी बहुत ज्यादा होता है, फियर बहुत होता है इनके अंदर। एंग्जाइटी कंसाइंस ऑफ होता है, ये रूब्रिक यूज करते हैं हम लोग कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, ये वाली फीलिंग हमेशा रहे। बहुत सोच के सारे स्टेप्स लेना, नाजा ऐसी होती हैं। पर इनके अंदर क्योंकि हमने बताया है सैडनेस होता है, सैडनेस नोट होती है ये। क्यों होती है सैड? इनको फील होता रहता है कि लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया है, नेग्लेक्ट किया है, प्लस रॉन्ग, उनके साथ गलत हुआ है, इन सब वजह से वो सैड स्नेक में काउंट होती है। फील्स नेग्लेक्टेड बट डज नॉट टॉक टू एनीवन, ओनली ब्रूड्स। इनको नेग्लेक्टेड फीलिंग आती तो है, लेकिन ये किसी को बोलती नहीं है, ये सिर्फ ब्रूडिंग करती रहती है, उस पर विचार करती रहती है। नर्वस सिस्टम में खास करके इनका सेरेबेलम एंड बैलेंस सिस्टम इन्वॉल्वमेंट, तो जहाँ पे भी सेरेबेलम से रिलेटेड गड़बड़ी आती है या बैलेंस गड़बड़ाता है आफ्टर स्नेक बाइट, तो जैसे सिम्टम मिलता है कि पैरालिसिस हो सकता है, सिम्टम्स में हमारे बैलेंस में प्रॉब्लम आती है, तो इस केस में नाजा दिया जा सकता है। इलैप्स दूसरी मेडिसिन है जो कि बोथ साइडेड रेमेडी, इनको आइसी कोल्ड थिंग्स की डिजायर्स होती हैं, बहुत ठंडी चीजों की, बटर की, मिल्क की, और इनके अंदर ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन होता है। प्लस इलैप्स की खासियत थी, अभी हमने बताया था कि ये नेचर लविंग है। रेन इनको पसंद होता है, टिमिड होती हैं, ज्यादातर स्नेक्स टिमिड ही होती हैं, वो भी टिमिडिटी इनके अंदर होता है। एंटिसिपेटरी होती हैं, साइड जो होता है इनका लेफ्ट टू राइट हो सकता है, पहले सिम्टम्स लेफ्ट में आए एंड देन वो राइट की तरफ शिफ्ट हो गए। सेंचेरिस, सेंचेरिस को हमने बताया था अभी कि बहुत ही डोमेस्टिक ड्यूटीज इनको अवर्जन होता है, नहीं करना चाहती हैं। नो इंटरेस्ट इन हाउस होल्ड, घर के कामकाज पसंद नहीं है, बोथ साइडेड होती है सेंचेरिस। सेंचेरिस की लेडीज बहुत ब्यूटीफुल होती हैं। नो इंटरेस्ट इन हाउस होल्ड वर्क होता है, मोर सेक्सुअली ओरिएंटेड होती हैं। इनको ड्रीम्स ऑफ सेक्स एंड बीइंग रेप, ऐसी ड्रीम्स आते हैं। लेडीज हु वेयर इनडिसेंट ड्रेसेस, ऐसी औरतें जो सिर्फ इनडिसेंट ड्रेसेस पहनती हैं, जिन्हें जो बहुत शेमलेस होती हैं, इन द नेम ऑफ फैशन वो शेमलेस कपड़े पहनती हैं। प्लस सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फिशनेस जिनके अंदर ज्यादा दिखती, उनमें हम सोच सकते हैं सेंचेरिस को। प्लस स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो स्पिरिचुअल में हमने पढ़ा था कि प्रोटेलस कैस्काविला रेमेडीज आती है, इनके अंदर क्लेयरवॉयंसी आ जाती है, वो इतने स्पिरिचुअल होते हैं, कई बार हमें सिफिलिटिक स्टेज में ओवर स्पिरिचुअलिटी दिखती है। मैं तो इन सब केसेस कब इस सब तरह के पेशेंट हमें कब दिखेंगे? जब हमें मैनिया का या डिप्रेशन के केसेस मिलेंगे, ओसीडीज के केसेस मिलेंगे। ओसीडी के केस में भी यही होता है कि पेशेंट को मेन तो है नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आती है, पेशेंट जज नहीं कर पाता है कि उन्हें क्या करना है, बार बार एक ही सिम्टम को बार बार हाथ धोना, ओसीडी समझ रहे होंगे, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसमें यही होता है कि पेशेंट का जो वन साइड ऑफ ब्रेन है हमारा, अगर हम ब्रेन की बात करें तो टू साइड्स ऑफ ब्रेन आर डिवाइडेड, देयर फंक्शंस आर डिवाइडेड। तो एक वैसे होता है कि लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन डील करती है हमारे इंस्ट्रक्शंस को, मतलब जो भी एक्शन हमारी बॉडी पे हो रहा है उस पर क्या रिएक्ट करना है, वो स्टिमुलेशन देती है। और राइट साइड ऑफ हमारा ब्रेन जो है वो बताता है कि व्हाट टू रिएक्ट, हाउ टू रिएक्ट। तो ओसीडी के केस में यही जो बैलेंस है ये इसमें गड़बड़ी आती है। तो कई बार ओसीडी के पेशेंट्स में भी हम, या फिर डिप्रेशन के पेशेंट्स होते हैं क्योंकि नर्वस सिस्टम अफेक्टेड उनका भी है, कन्वर्जेंस, मेन जो हमारा साइट ऑफ एक्शन है
इन रेमेडीज की वो है नर्वस सिस्टम। पर ऐसा नहीं है कि बाकी पैथोलॉजी को ये कवर नहीं कर रही है हमारी मेडिसिन। स्नेक्स में बहुत सारी ऐसी रेमेडीज हैं जो स्किन के इन्फ्लेमेशन तक को, इन्फ्लेमेशन इज द फर्स्ट साइन ऑफ एनी डिसऑर्डर, तो उसको भी ट्रीट करने में हेल्प कर रही है। यहाँ पे हमें रेडनेस मिलेगा, लेकिन ज्यादातर क्या होगा, ब्लूइशनेस एंड पर्पल कलर आएगा, उस केस में हम यूज करेंगे। तो जो भी एब्सिस या बॉइल्स, पर्पल कलर के डिस्चार्जेस वहाँ पे दिख रहे हैं या पर्पलिश स्किन दिख रहा है, तब हम स्किन की रेमेडीज प्रोवाइड कर सकते हैं, स्नेक्स की रेमेडीज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अभी हमने सिर्फ स्नेक रेमेडीज की बात की है ओपीडिया ग्रुप से जो बिलोंग कर रही थी। उनमें से कुछ जो है हॉट रेमेडीज थी, कुछ जो है चिली रेमेडीज। हॉट स्नैक्स में लैक्सिस एंड कोल्ड में नाजा आ गई। नाजा हमारी नाजा की दूसरी चीज हमने बताई थी सैडनेस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अब हम लोग बात करते हैं असेंडिंग कंप्लेंट्स, जिसके बारे में अभी हमने बताया था। कंप्लेंट्स जो है असेंड कर रहे होते हैं शायद फ्रॉम लोअर, मतलब लेग से स्टार्ट होके कोई भी तरह का पेन ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, जैसा कि लीडन पाल में भी एक सिम्टम है, स्टार्ट्स फ्रॉम हील एंड सोल एंड देन असेंड्स टू, और या फिर उनकी स्वेलिंग भी वैसे ही बढ़ती है नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है सर, ये टॉपिक स्नैक्स का तो अभी हमने कंप्लीट कर दिया है। बाकी कोई क्वेश्चन हो किन्हीं के पास तो नेट का टाइम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो डॉक्टर विनीता, आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है। एक सवाल लोगों ने किया है, डॉक्टर अहमद हसन ने, सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया और सेलुलाइटिस, ये सब में इसमें क्या गाइड कर सकती हैं इनको, डॉक्टर अहमद हसन को? जी सर, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। क्वेश्चन जो कि हमने बताया था कि हेमरेजिक डिसऑर्डर्स में ये काफी यूजफुल है मेडिसिन, जहाँ भी हेमरेजिक टेंडेंसी होगी उसमें काम आएगी मेडिसिन हमारी ये। तो सेलुलाइटिस तो हमने मेंशन किया ही है, प्लस थैलेसीमिया, अनीमिया, जो भी ब्लड डिसऑर्डर्स है जहाँ डिसइंटीग्रेशन होता है ब्लड की, डिकम्पोजिशन ऑफ ब्लड आता है, उन सब पे इनका काफी अच्छा एक्शन है, उसमें प्रोवाइड किया जा सकता है। पर वही है कि हमें सिर्फ सिम्टम्स पे नहीं फोकस करना है, ओवरऑल पर्सनैलिटी मैच करनी है, तभी मेडिसिन प्रोवाइड करनी है। आपने सही कहा अहमद हसन जी। मुझे ये बात बताना होगा कि हम लोग जैसे सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया अगर नाम से इलाज करेंगे तो शायद नहीं होगा, लेकिन जैसा कि इसका बेस में डिजेनरेटिव है, ब्लड से रिलेटेड है, और हर एक स्नेक्स में मेडिसिन में डिजेनरेटिव प्रोसेस बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा उपयुक्त हो सकता है। बहुत अच्छा आपने जवाब दिया है, और कोई सवाल तो नहीं है। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर हम लोग के बीच में डॉक्टर कल्याण स्वरूप जी हैं, जो कि आज टीचर्स डे के अवसर पर भी मैं उनसे निवेदन करूंगा। ये काफ़ी सीनियर हैं हम लोग के इस ग्रुप में भी, और मेरे से भी इनका एज ज़्यादा है। मैं देखने में बुरा लगता हूँ, लेकिन ये हमसे ज़्यादा जवान लगते हैं। मैं डॉक्टर कल्याण स्वरूप जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया आप अपने को अनम्यूट करके आप इस स्नेक्स ग्रुप पर कुछ बातें बताइए। हम लोग के पास में मात्र 5 मिनट बचा है, इसलिए आप उसको संक्षिप्त में बताएंगे। और आपका इस ये कहते हैं कि इस वेबिनार के लिए और शिक्षक दिवस के लिए एक संदेश भी होगा। आप ओपन कर पा रहे हैं? अनम्यूट कीजिए। हाँ सर अभी ने अनम्यूट नहीं किया, बट अहमद हसन सर ने भी हैंड रेज किया है। अच्छा, पहले इनको अहमद हसन जी आप बोलिए। अहमद हसन जी, आपका क्लिनिकल एक्सपोजर सिकल सेल एनीमिया के विषय में जो पूछ रहे हैं, ये थोड़ा सा अभी अब समय इस पर चर्चा करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्लिनिकल एक्सपोजर, क्योंकि लास्ट मोमेंट में हम लोग के पास में मात्र 4 मिनट बचा है। तो अब इस क्वेश्चन को रहने दीजिए, और मैं कल्याण स्वरूप जी से कहूंगा कि आप अपना बात को रखें। कल्याण स्वरूप जी, आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए। सर आप म्यूटेड है, अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ, आप अनम्यूट कीजिए, आपको मैसेज चला गया है अनम्यूट के लिए। हेलो, हाँ, या मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है जी। चलिए, मेरे तरफ से विनीता जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने ओफिडिया ग्रुप को कोशिश की है बताने के लिए,
और अच्छा लगा कि फर्स्ट आने के बाद में ही, पहली बार आने के बाद IFPS पर बहुत ही अच्छा लेक्चर दे दी है। मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि विनीता जी को मैंने बहुत कोशिश किया था लाने के लिए इस क्षेत्र में, और इसलिए आई है। अच्छे लगा देख करके के। ऐसा कोई भी नहीं समझे कि स्नेक ग्रुप का मेडिसिन जो होती है, जनरली हम लोग प्रिस्क्रिप्शन करने के वक्त में कुछ ऐसी मेडिसिन जो होती है जिसको बहुत प्रिकॉशन के साथ हमको प्रिस्क्रिप्शन करना पड़ेगा। उसमें वन ऑफ देम जो है सो लैकेसिस भी है। लैकेसिस भी एक अच्छी मेडिसिन है, हमारा लाइफ सेविंग ड्रग के ऊपर में काम करता है हमारा लैकेसिस। मगर लैकेसिस के प्रिस्क्रिप्शन करने में हमेशा अपना ध्यान देना चाहिए कि जब तक लैकेसिस का टोटलिटी नहीं मिले तब तक लैकेसिस का प्रिस्क्रिप्शन 1-2 सिम्टम्स के आधार पर नहीं करनी चाहिए, पहली बात। और लैकेसिस को हमेशा यूज करना चाहिए तो लोअर पोटेंसी के अंदर नहीं करना चाहिए, हमेशा जो पोटेंसी है एवब 30 और 200 के अंदर ही करनी चाहिए। दूसरी चीज, रिपीटेशन बहुत कम करनी चाहिए, क्योंकि रिपीटेशन जो होती है, इस पॉइजनस ग्रुप का मेडिसिन का रिपीटेशन बहुत कम होना चाहिए। जस्ट लाइक नोजोड जो हम प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, नोजोड का भी हम एवब 200 प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, उसी तरह से लैकेसिस ग्रुप का जो मेडिसिन है उसका भी एवब 200 प्रिस्क्रिप्शन करिए और रिपीटेशन बहुत कम किया करिए। आप देखिए कि 1 और 2 डोज के अंदर भी इसकी बहुत अच्छी क्रिया होती है। हमको अच्छा लगा, मैं सारा पूरा लेक्चर मैंने विनीता को सुना, अच्छा लगा। मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद डॉक्टर कल्याण जी, आपने बहुत अच्छा मैथ बताया। और ये आपके द्वारा ही ये आई हुई थी, इसलिए मैंने, और आपने शिक्षक दिवस पर आपका संदेश भी हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है। और आपने ये लैकेसिस के विषय में जो कहा कि हाई पोटेंसी में जाना चाहिए 30 और 200, ये बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि जितने भी डीप एक्टिंग मेडिसिन हो जाएंगे तो उसको हाई पोटेंसी में जाना ज़्यादा उपयुक्त होगा, ऐसा मैं भी समझता हूँ। अब हम लोगों का समय कम है, 2 मिनट मात्र बचा है। मैं डॉक्टर दीपमाला जी से रिक्वेस्ट करूंगा। दीपमाला जी, इसके बारे में बताना चाहूंगी कि सर ने बताया कि 200 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। लैकेसिस को मैंने 1 एम में यूज किया है, मेंटल सिम्टम्स बहुत मैच कर रहे थे, मैंने सिंगल डोज नहीं 2 डोज दिया, रिपीट किया मैंने आफ्टर 1 मंथ से, बहुत अच्छे रिजल्ट मुझे भी इसके मिले हैं। आपने ओनली से 30 और 200 पोटेंसी ही देना चाहिए, उस पर मैंने ये बोला। बहुत अच्छा है। और दीपमाला जी, आपका समय अब लगता है कि 1 मिनट बचा है, आप इनको वोट ऑफ थैंक्स की बात करें तो। और डॉक्टर धनेश आपको कोहोस्ट में ज्वाइन किए हुए हैं, हम लोग डॉक्टर जावेद अख्तर को भी सुनेंगे, तो आप इनके सेशन को क्लोज करते हुए और थैंक्स देते हुए आप क्लोज करें। बिल्कुल बिल्कुल सही। थैंक यू डॉक्टर विनीता, बहुत अच्छा आपका वेबिनार रहा। आप ऐसे ही आती रहिए और अपना एक्सपीरियंस हम लोगों के साथ शेयर करते रहिए। डॉक्टर दीपमाला भी गया की नहीं है, विनीता जी भी गया की। डॉक्टर विनीता को पता होता नहीं है, अब तो ये वो धनबाद में पोस्टेड हो गई हैं, सो आई डोंट नो कि ये मुझे जानती हैं, यानी मैं भी जानती होंगी। तो बहुत अच्छा लगा डॉक्टर विनीता, ऐसे ही आइए और अपना एक्सपीरियंस हम लोग के साथ इस प्लेटफॉर्म पर जरूर शेयर कीजिए। आप सब लोगों का ही आशीर्वाद है, और सर ने जो कंक्लूड किया है टॉपिक को, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे भी सीखने को फिर से मिला, एक बार कुछ चीजें मेरे से मिस हुई है, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। टीचर्स डे पर मुझे ये सुन के आप सबसे कुछ सीखने को ही मिला, अच्छा लगा। थैंक यू सर। टीचर्स डे पर सभी गुरुजनों का आशीर्वाद हम लोगों पे बना रहे। दीपमाला जी, हम लोग 8:30 क्रॉस कर रहे हैं, हिंदी सेशन समय का ध्यान रखते हुए सेशन को, हमारा हिंदी सेशन अब खत्म हो रहा है और इंग्लिश सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। अब यह मंच में डॉक्टर धनेश सर को हैंड ओवर करिए। ओवर टू यू सर।